बड़ा हुनर माना जाता है और इसीलिए साकी फारूकी साहब ने लिखा है, आग हो दिल में तो आँखों में धनक पैदा हो, आग हो दिल में तो आँखों में धनक पैदा हो, रूह में रोशनी लहजे में चमक पैदा हो। एक शोला मेरी आवाज़ में लहराता है, खून के लहर ख्यालों में ललक पैदा हो, खून के लहर ख्यालों में ललक पैदा हो। 3000 से ज़्यादा नौजवान स्टूडेंट्स क्रिएटिविटी की अलग अलग विधाओं में आने वाले दिनों में अपना हुनर दिखाएंगे और सुंजल के प्लेटफार्म से एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना को मूर्त रूप देने का प्रयास भी करेंगे और आगे नॉर्थ जोन यूथ फेस्टिवल और बाद में फरवरी 2023 में होने वाले नेशनल यूथ फेस्टिवल में हिस्सा भी लेंगे। मैं आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। मित्रों, आज आप सौभाग्यशाली हैं, एक ऐसे युग में आप विद्यार्थी हैं जब भारत के सम्माननीय प्रधानमंत्री ने आपकी पीढ़ी को, अभी जिसका जिक्र हुआ NEP 2020 नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, सोच समझ करके देश के अनेक विद्वानों ने उसमें अपना योगदान दिया है और आपको ये सौगात के रूप में मिली है। एकेडमिक्स में ग्रीक फिलॉसफर अरस्तु का बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है। बहुत से लोग उन्हें ज़्यादा मानते हैं। एक उनका स्टेटमेंट है जहाँ वो कहते हैं कि आइदर दिस और दैट, चूज। मैं थोड़ा वहाँ असहमत होता हूँ। ये तो क्लास में मैथ की पढ़ाई वाली बात हो गई, या तो ब्लैक नहीं तो वाइट। आइदर दिस और दैट का मतलब है इंसान के मन से प्रिज्म हटा दिया गया है, जिससे गुजर कर वह जीवन के एक्सपीरियंस, नॉलेज, विजडम द्वारा रेनबो बनने की संभावना रखता है। साइंस के स्टूडेंट जानते हैं कि जैसे ही सूरज की रोशनी किसी प्रिज्म को पार करती है, वो 7 रंगों में टूट जाती है और सुंजल यानी रेनबो पैदा होता है। इसी तरह आप देखें तो आसमान में हमें जो इंद्रधनुष दिखाई पड़ता है वो इसलिए है कि हवा में अटकी हुई पानी की बूंदें प्रिज्म का काम करती है। सूरज की रोशनी जैसे ही पानी की बूंदों से गुजरती है, वह 7 रंगों में टूट जाती है। साइंस के अनुसार बिना प्रिज्म के सूरज की रोशनी रंगहीन है। उस रोशनी को रेनबो बनने के लिए प्रिज्म से गुजरना ही होगा। इसी तरह क्लासरूम और हमारे एकेडमिक सिलेबस सूरज की किरण है, लेकिन हमारे जो नौजवान स्टूडेंट्स के लिए सुंजल जैसा प्लेटफॉर्म, ये क्रिएटिविटी की विभिन्न विधाओं में हुनर का प्रदर्शन ही प्रिज्म का काम करता है, जिससे गुजर कर वो अपने कैरियर के आसमान में रेनबो की तरह खिल सकेंगे। नौजवान साथियों, इंसान प्राकृतिक स्वरूप में, नेचुरल रूप में एक रेनबो की तरह ही होता है, जिसमें 7 रंग मिले होते हैं। उसकी पर्सनालिटी मल्टी फेसेटेड और मल्टी डायमेंशनल होती है। जिस तरह सुंजल के 7 रंग होते हैं, उसी तरह इंसान के अंदर भी 7 चक्र होते हैं जो उसके व्यक्तित्व को निखारते हैं। क्लासरूम की पढ़ाई के साथ साथ उसके व्यक्तित्व को नर्चर करने के लिए आवश्यक है
कि उसे सिलेबस के अलावा भी एक मुक्त आसमान दिया जाए जहां वो अपने छिपे हुए टैलेंट को तराश सके। लंबे समय तक हमारे यहाँ एक धारणा बनी हुई थी कि यूनिवर्सिटी में जो टॉप करेगा वो पढ़ाई में सबसे अच्छा होगा, और अगर कोई स्टूडेंट स्पोर्ट्स में या सिंगिंग में या एक्टिंग में बहुत ज़्यादा अच्छा कर रहा है तो वो पढ़ाई में अच्छा होगा, ऐसी मान्यता कम लोग रखते थे। मुझे लगता है ये सबसे बड़ा मिथ है, और अगर मैं मानता हूँ कि कोई विद्यार्थी स्टूडेंट क्लास से अलग हटकर किसी क्रिएटिविटी फील्ड में कुछ कर रहा है तो मैं मानता हूँ कि वो अच्छा स्टूडेंट भी होगा और एकेडमिक्स में उसकी परफॉर्मेंस और बेहतर होगी। और यही बात मुझे लगता है कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी भी कहती है। और अब वक्त आ गया है यूनिवर्सिटी की चारदीवारी और खिड़कियों को खोल दिया जाए, यहाँ की हवाएं बाहर जाएं, बाहर की हवाएं विश्वविद्यालयों में आवें। आइदर दिस और दैट की जगह अब विद्यार्थियों को इंडिविजुअल फ्रीडम दी जाए, ताकि केवल नॉलेज नहीं बल्कि विजडम भी वो एक्सपीरियंस कर सकें। आज एजुकेशन सिस्टम में हमारा पूरा फोकस मैं समझता हूँ 6 C's और 2 R's पर होना चाहिए। अगर मैं उन्हें आपके बीच रखूं तो चॉइस, कोलैबोरेशन, क्यूरियोसिटी, कम्युनिकेशन, क्रिटिकल थिंकिंग एंड क्रिएटिविटी। और अगर 2 R के बारे में मैं कहूं तो रिसर्च एंड रिलेशनशिप। अगर हम 6 C और 2 R को कॉलेज, यूनिवर्सिटी एवं क्लासरूम का अभिन्न हिस्सा बनाते हैं तो विद्यार्थी या स्टूडेंट के अंदर जो रियल पोटेंशियल है, जो पॉसिबिलिटी है, उसे कुछ होने का, कुछ बनने का रास्ता मिल सकता है। आर्टिस्टिक एक्टिविटीज़ हों, स्पोर्ट्स हों, ये ऐसे माध्यम हैं जिससे विद्यार्थियों में एक टीम वर्क, लीडरशिप क्वालिटी और जो चैलेंजेज हैं, जो चुनौतियां हैं, उनके प्रैक्टिकल समाधान, प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड, न्यू स्किल्स, रिलेशनशिप, सोशल वैल्यूज़ ये प्रमोट करती हैं और मुझे लगता है कि उन्हें फ्यूचर ओरिएंटेड भी बनाती हैं। आज के परिप्रेक्ष्य में मैं समझता हूँ कि सिलेबस एक ऐसा नियम है जिसे हमें भविष्य की चुनौतियों का सामना करने के लिए हर समय बदलना ही होगा। मुझे स्मरण है, एक प्रसिद्ध लेखक थे बर्नार्ड शॉ, आप में से अनेक लोगों ने उनका नाम सुना होगा। किसी ने उनसे पूछा, इज देयर एनी गोल्डन रूल इन लाइफ? जानते हैं बर्नार्ड शॉ का जवाब क्या था? यस, देयर इज वन गोल्डन रूल, दैट देयर आर नो गोल्डन रूल्स। ये उस समय उन्होंने कहा था और इसलिए मैं मानता हूँ कि एजुकेशन इज नॉट अबाउट द रेस टू कम फर्स्ट, बट एजुकेशन इज अबाउट अचीविंग द हाईएस्ट पीक ऑफ वैल्यूज इन लाइफ। आइदर दिस और दैट की बजाय हमारी शिक्षा स्टूडेंट्स को भविष्य की चुनौतियों का सामना कैसे कर सकें, इसके लिए तैयार करे, ये आज आवश्यक हो गया है। किसी एक सब्जेक्ट में अगर विद्यार्थी ने पढ़ाई की है तो उसी फील्ड में वो काम करे, ये अब जरूरी नहीं है। अनेक विकल्प आज विद्यार्थियों के सामने हैं और विद्यार्थी के ऊपर है, स्टूडेंट के ऊपर है कि जिस फील्ड में उसका मन करे वो काम कर सकता है, अपने व्यक्तित्व का विकास कर सकता है और उसका एक्सपीरियंस इतना गहन होना चाहिए कि आगे चलकर अपनी पसंद का वो काम कर सके। और आप में से अनेक लोग मेरी बात से सहमत होंगे कि दुनिया में अनेक ऐसे लोग हैं जिन्होंने बहुत पढ़ाई लिखाई औपचारिक रूप से नहीं की, लेकिन
दुनिया उन्हें बहुत, उनका योगदान दुनिया के लिए बहुत। और अगर महात्मा गांधी को हम देखें तो उनके पास वास्तव में डिग्री केवल एक स्कूल की थी, लॉ की डिग्री उनके पास नहीं थी। प्रैक्टिसिंग लॉयर के रूप में उनको एक सर्टिफिकेट मिला था। लेकिन आज दुनिया में सबसे ज़्यादा हर साल अगर किसी पर किताब लिखी जाती है तो महात्मा गांधी पर लिखी जाती है। कौन कह सकता है कि महात्मा गांधी पढ़े लिखे नहीं थे? सचिन तेंदुलकर हमारे सामने जीता जागता उदाहरण। एक गरीब परिवार का नौजवान जिसके पास एक ही पतलून थी, स्कूल से आता था तो उसकी माँ उस पतलून को धुलती थी और वही पतलून सूखी नहीं रहती थी। सचिन तेंदुलकर पहुंचकर क्रिकेट के मैदान में प्रैक्टिस करते और उनको भारत ने सर्वोच्च सम्मान दिया है। कौन कह सकता है कि सचिन तेंदुलकर पढ़े लिखे नहीं? आज तक कोई एक बयान सचिन तेंदुलकर का आप ऐसा बता सकते हैं जिस पर कभी देश में विवाद हुआ हो? तो मुझे लगता है कि इन प्रश्नों पर आज हमें विचार करने की आवश्यकता है। और अगर आप वैज्ञानिकों को देखेंगे तो रिसर्च के साथ साथ उन्होंने संगीत में, कला में काफ़ी रुचि ली। आप में से शायद कम लोगों को पता होगा कि महान वैज्ञानिक सीवी रमन क्लासिकल म्यूजिक के बहुत शौकीन थे और मृदंगम तथा तबला बजाना उन्हें विशेष रूप से पसंद था। महान न्यूक्लियर साइंटिस्ट राजा रमन्ना, अगर आपने देखा होगा तो अपने नाम के आगे पीएचडी के अलावा भी कुछ लिखते थे, LRSM। उनके साथी वैज्ञानिकों ने उनसे एक बार पूछा कि रमन्ना साहब आपने पीएचडी तो की, ये मालूम है पीएचडी लिखते हैं, लेकिन ये हम नहीं समझ सके कि LRSM ये कौन सी डिग्री। कई महीने बाद रमन्ना साहब ने स्वयं बताया कि न्यूक्लियर फिजिक्स में पीएचडी करने के बाद मैंने इंग्लैंड के रॉयल स्कूल ऑफ म्यूजिक से डिप्लोमा किया था और LRSM का मतलब लाइसेंसियस ऑफ रॉयल स्कूल ऑफ म्यूजिक, वो डिग्री भी हमने हासिल की थी। बहुत अच्छा पियानो बजाते थे। हमारे देश के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम बहुत कुशल वीणा वादक थे। अगर आप में से क्वांटम फिजिसिस्ट मेरिट मूर का नाम आप में से कुछ जानते होंगे तो शायद आपको ये पता होगा कि दुनिया के जाने माने डांसर्स में उनकी गिनती होती है। ऐसे अनेक उदाहरण आपको देश में, दुनिया में मिल जाएंगे। इसलिए मुझे लगता है कि एजुकेशन का मतलब सिर्फ नंबर पाना या सफलता का केंद्र नहीं है। एजुकेशन का मतलब पर्सनैलिटी और विचारों का विस्तार भी है। हर एक विद्यार्थी यूनिक है, हर एक स्टूडेंट यूनिक है, वो अद्वितीय है। जब तक हम हर एक स्टूडेंट्स की अद्वितीय प्रतिभा को सम्मान नहीं करेंगे तब तक कैंपस और इंस्टीट्यूशंस आगे नहीं बढ़ सकते। और इसलिए हमारे यहाँ कहा जाता है कि आपके अंदर की जो अंतर्ध्वनि, आप उसे पहचानिए कि आप करना क्या चाहते हैं और फिर उस दिशा में प्रयास करिए। मुझे लगता है कि आप एक ऐसे युग में हैं जब भारत दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है और जिस गति से हम आगे बढ़ रहे हैं, शायद आने वाले दिनों में फिर हम अपना वो गौरव हासिल कर सकेंगे। स्टार्टअप्स और यूनिकॉर्न के समय में आप पढ़ाई कर रहे हैं। आपसे अपेक्षाएं जम्मू कश्मीर की और देश की कुछ दूसरी हैं और इसलिए मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूं कि अब वक्त आ गया है कि हम अपनी प्रतिभा से और ख़ास तौर से विश्वविद्यालयों का जो दायित्व है कि जिस समाज में हमारी यूनिवर्सिटी है उस समाज की चुनौतियों और समस्याओं का समाधान देने में हम कितने सहायक होते हैं। और कई बार मैं जिक्र करता हूं कि नॉलेज इकॉनमी की बड़ी चर्चा हो रही है। सही भी है। एक ज़माना था जब हम नॉलेज इकॉनमी के बदौलत ही सोने की चिड़िया कहे जाते थे। उसके विस्तार में मैं नहीं जाना चाहता।
कोविड के दौरान ह्यूस्टन यूनिवर्सिटी ने, जहां वो यूनिवर्सिटी स्थित है, जानते हैं इकॉनमी में उसका कंट्रीब्यूशन क्या था? $3 बिलियन। यूनिवर्सिटी एक बड़ा केंद्र हो सकती है। अब समय आ गया है कि हमें उस दिशा में सोचना चाहिए, हमें उस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। और मुझे खुशी है कि यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर की वाइस चांसलर, यहाँ के टीचर्स, कश्मीर यूनिवर्सिटी को देश का एक प्रतिष्ठित शैक्षणिक संस्थान बनाने में उन्होंने काफ़ी अहम भूमिका निर्वहन की है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले दिनों में भी इसका गौरव ये बना रहेगा और आगे बढ़ेगा, ऐसा मुझे पूरा भरोसा है। एक बचपन में एक छोटी कहानी मैंने सुनी थी। हमारे इलाके में ये कहानी बड़ी प्रचलित है। एक गांव में एक संगीतकार थे, म्यूजिशियन थे, बड़े प्रसिद्ध थे। रिमोट एरिया का गांव था, वहाँ कोई पहला लड़का इंजीनियरिंग की पढ़ाई करके आया। गांव में पढ़े लिखे लोग कम थे, सब लोग लेकर के उस बच्चे को म्यूजिशियन के पास ले गए। कहे साहब, ये बच्चा हमारे गांव की शान है और हम चाहते हैं कि आप भी इसके बारे में 2 शब्द कहिए। तो जो म्यूजिशियन था उसने कहा कि भाई इस बच्चे को 2 घंटा मेरे पास छोड़ दो, तब मैं इसके बारे में अपनी राय दूंगा। 2 घंटे बाद फिर गांव के लोग पहुंचे और जैसे यहाँ सरपंच साहब लोग हैं, हमारे यहाँ भी प्रधान और मुखिया होते हैं, तो पूरी पंचायत थी। उन लोगों ने पूछा उस म्यूजिशियन से, बड़ा नामी गिरामी था पूरे इलाके में, उसका बड़ा शोर था कि ये बच्चा हमारे गांव का जिसने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है, ये कैसा लगा? तो उसने कहा कि साहब ये बड़ा अद्भुत है और मुझे सबसे बड़ा आश्चर्य है, उस समय इंजीनियरिंग का कोर्स 5 साल का था। 5 साल पढ़ाई करने के बाद भी इसके अंदर की जो संगीत की प्रतिभा थी वो अभी बरकरार है और इसलिए ये लड़का तारीफ के काबिल है। और इसलिए मैं कहता हूँ कि केवल फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री, सोशल साइंस, हिस्ट्री या अनेक सब्जेक्ट का ज्ञान ही आज जरूरी नहीं है। और भी गुण हैं और भी प्रतिभाएं हैं जिसे निखरने का मौका विश्वविद्यालयों और कॉलेजेस में विद्यार्थियों को मिलना चाहिए। फ्यूचर ओरिएंटेड, वैल्यू बेस्ड तथा एस्पिरेशनल एजुकेशन सिस्टम ही अच्छे व्यक्तित्व का निर्माण कर सकता है और स्टूडेंट्स की गरिमा को बढ़ा सकता है और स्टूडेंट्स को रेनबो की तरह निखार सकता है। सही मायने में एजुकेशन तभी पूरा होता है जब यूनिवर्सिटी का कैंपस स्टूडेंट्स में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के स्किल के साथ साथ कॉम्पैशन भी डेवलप कर सके। उसे अच्छा एक्टर, पेंटर, सिंगर, डांसर, स्पोर्ट्समैन, राइटर बनने का एक वातावरण प्रदान कर सके। यूनिवर्सिटी कैंपस का मतलब है कि वह ट्रांसफॉर्मेशनल हो, एक्सेसिबल हो और टैलेंट्स को नर्चर करते हुए बेहतर भविष्य का निर्माण कर सके। मैंने जैसा पहले कहा तो मुझे अति प्रसन्नता है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति की अनुशंसा के अनुरूप यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर ने आवश्यक परिवर्तन किया है। इनोवेशन, टीचिंग, लर्निंग प्रोसेस, साइंटिफिक, ह्यूमैनिटीज़ में रिसर्च, वैल्यू बेस्ड एजुकेशन के लिए सिर्फ जम्मू कश्मीर ही नहीं बल्कि पूरे देश में कश्मीर यूनिवर्सिटी की आज चर्चा हो रही है। जैसा अभी प्रोफेसर नीलोफर ने बताया, नैक में A+ ग्रेड तथा NIRF रैंकिंग में 53rd पोजीशन हासिल करके कश्मीर यूनिवर्सिटी आज इंडियन एजुकेशन लैंडस्केप में सेंटर ऑफ एक्सलेंस के रूप में अपनी जगह बना चुका है। मैं प्रोफेसर नीलोफर खान, सभी फैकल्टी मेंबर्स, नॉन टीचिंग स्टाफ और यहाँ के विद्यार्थियों को इसके लिए हृदय से बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। मैं यहाँ उपस्थित नौजवान स्टूडेंट से भी ये बात कहना चाहता हूँ कि यह कैंपस, सुंजल का यह प्लेटफॉर्म आपके जीवन का सबसे खूबसूरत गिफ्ट है। यहाँ से आप जो अर्जित करेंगे उसे जम्मू कश्मीर के निर्माण में,
और इस देश के निर्माण में लगाना आपकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। मुझसे पहले वाइस चांसलर महोदया ने कुछ बातें इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड करने के लिए और फैकल्टी मेंबर्स की कमी का जिक्र उन्होंने किया है। मेरी चर्चा पीछे हुई थी उनसे और प्रोफेसर रामसू से। ये जो उम्र 62 साल से 65 साल कर दिया जाए, सिद्धांत मैं सहमत हूँ। शीघ्र ही इसके आदेश जारी कर दिए जाएंगे प्रशासन के द्वारा, क्योंकि पूरे देश में अनेक शिक्षण संस्थाएं अच्छे फैकल्टी मेंबर्स के अभाव से जूझ रही हैं और तात्कालिक समाधान इसका ये है कि ये कर दिया जाए। बाकी जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो अपने ढंग से चलता रहेगा। चलते चलते मैं 4 लाइनें कह के आपसे विदा लूँगा, क्योंकि आप कार्यक्रम देखने आए हैं और जब सीरियल बढ़िया आता है तो विज्ञापन थोड़ी देर के लिए ठीक लगता है, और इन लोगों ने विज्ञापन को ही प्रमुख सीरियल बना दिया है, तो मैं उस मर्यादा को समझता हूँ। 2 लाइन कह के मैं विदा लूँगा। मौसम, खुशबू, रंग, धनक के मंजर सारे उसके थे। मौसम, खुशबू, रंग, धनक के मंजर सारे उसके थे। रात की काली छाया मेरी, चांद सितारे उसके थे। बीच समुंदर बख्त हमारा, बीच समुंदर बख्त हमारा, साहिल तक ये आता कब। मौज हवा के नाम था उसका, दूर किनारे उसके थे। मौज हवा में नाम था उसका, दूर किनारे उसके थे। मैं आप सभी को एक बार पुनः उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएं देता हूं। जय हिंद, जय भारत।